बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Stock and trade. I've got like 70 minute allocated time. सिंपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारी चीजें हैं। आप लोग मेरे साथ ये कोशिश करिए कि मैं अपनी स्लाइड्स को तो 30-40 मिनट्स में रन कर लूं, लेकिन उसके बाद ये ऑन है, और उसके बाद आपके जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, वो हम आगे साथ लेके चल सकें। पहली 2 या 3 स्लाइड्स कल वाली ही रिपीट है, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जब भी आप ऑडिट करेंगे, किसी भी एरिया का करेंगे, तो आपकी प्लानिंग बड़ी क्लियर और इंटैक्ट हो कि मैं जो भी ऑडिट करने जा रहा हूं उस ऑडिट के अंदर मैंने देखना क्या है। जब आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की या आइजाज की बात करते हैं, तो स्टॉक्स हमारे पास एक वो एरिया है जिसपे कि स्टैंडर्ड कैटेगोरिकली आपको प्रोसीजर बता के कहता है कि स्टॉक काउंट के रिजल्ट्स अगर आपके इंटैक्ट नहीं है, अगर आपको एक गिवन लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं आ रहा, तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर लें। स्टॉक्स हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कल इनाम साहब जैसे बता रहे थे कि आपके पास एक मटीरियल एंड परवेसिव इफेक्ट होता है। परवेसिव डिफाइन कहीं नहीं किया गया परसेंटेज की टर्म में, लेकिन ये कि जिसका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक बड़ा इंपैक्ट हो। तो मेरे स्टॉक्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है? बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर आप एक बड़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो सिर्फ उनके स्टॉक्स ही रफली 20 to 30% ऑफ द एंटायर बैलेंस शीट फुटिंग होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल का। वहां गलती हो सकती है। अगर आप वहां पर किसी किस्म की एनआरवी या कोई और प्रोविजनिंग करेंगे, आपके नेट एसेट्स डायरेक्टली कम हो जाएंगे, आपका पी&एल उसका इफेक्ट लेगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा, आपके कैश फ्लो के उसके ऊपर इंपैक्ट आएंगे, और ये इतने मल्टीपल इफेक्ट होंगे, इतने रिपल इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी। इसलिए जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो इस सारे का सारा इंपैक्ट जो मुझे लेना है, ये बेसिकली लेना स्टॉक काउंट से। सेम थिंग। ओके, जब तक ये दोबारा हमारे पास स्टॉक से रेलेवेंट, इन्वेंट्री से रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? IFRS या ISs? IS2 primarily, जो कि आपको बताता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे करनी है, इन्वेंट्री का अकाउंट फॉर कैसे करना है। आप लोगों को पता ही होगा, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए एक लाउड रिट्रेशन करता हूं कि जब भी आप किसी IFRS को पढ़ते हैं वो आपको 4 चीजें बताता है। उसकी इनिशियल रिकग्निशन के बारे में बताता है, मेजरमेंट के बारे में बताता है, उसके डिस्क्लोजर्स के बारे में बताता है और स्कोप के बारे में बताता है। तो जब आप इन्वेंट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं, स्टॉक्स का ऑडिट करने जा रहे हैं, और आप इसको IS2 के साथ लिंक करेंगे, तो आपने देखना है कि इसकी मेजरमेंट एंड रिकग्निशन क्या है और इसका डिस्क्लोजर क्या है। जो स्टैंडर्ड आपको कॉस्ट फॉर्मूला की बात करता है और जो उसकी कॉस्ट रिकग्निशन की बात करता है, वो इसी प्रिंसिपल को आगे लेके चलता है। जब तक ये दोबारा ऑन होता है मैं आपको बताता हूं, आप में से किसी ने ICAP के सिलेक्टेड ओपिनियंस उनकी वेबसाइट पे जाके देखें रिगार्डिंग IS2 इन्वेंट्रीज, अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो तो? मैंने इस सेशन की प्रिपरेशन के लिए एक मरतबा वो पढ़े थे दोबारा से। 4 उसके अंदर सिलेक्टेड ओपिनियंस हैं, उसमें से 2 बहुत ही रेलेवेंट हैं। तो जस्ट एक क्विक थॉट के तौर पे, हम जब अपनी इन्वेंट्री को मेजर करते हैं तो या FIFO पे करते हैं या वेटेड एवरेज पे करते हैं। हम कहते हैं जी हमारा जो कॉस्ट फॉर्मूला है ये है। आपकी मैनेजमेंट पिछले साल तक किसी इन्वेंट्री को मिसाल के तौर पे FIFO बेसिस पे मेजर कर रही थी। इस साल वो कहती नहीं यार FIFO रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मुझे वेटेड एवरेज पे जाना चाहिए। जब वो वेटेड एवरेज पे जाएंगे तो इज इट अ चेंज इन एस्टिमेट और इज इट अ चेंज इन पॉलिसी? एस्टिमेट या पॉलिसी?
इट्स अ चेंज इन पॉलिसी। इसके ऊपर किसी ने पब्लिक सेक्टर में कोई ओपिनियन लिया था, तो आईकैप ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा ये सिलेक्टेड ओपिनियन दिया था। एक और वहां पे बड़ा जबरदस्त ओपिनियन है, वो ये है कि हम इन्वेंट्री बना रहे हैं या इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान मुझे लोन लेना पड़ा। लोन लेते हुए मुझे उसका मार्कअप भी बेयर करना पड़ा। वो कहते हैं जी मैं इस मार्कअप को अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं कि नहीं? तो आपका क्या ख्याल है? हाँ कर दें या ना कर दें, कोई एक बात तो कर दें। इसे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप लोन्स की बात करते हैं और लोन्स के ऊपर मार्कअप की कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसको एक ही स्टैंडर्ड डील करता है जो कि IS 23 है, बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट को उसने सिंथेसाइज करके कहा कि वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट बनाने के ऊपर लगते हैं, जिसको कि एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम और सारा कुछ चाहिए होता है। क्योंकि इन्वेंट्री उन शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए आप इस इन्वेंट्री की फॉर्मुलेशन के अंदर जो लोन ले रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आप कैपिटलाइज ना करें। तो ये जस्ट फॉर द टाइम बीइंग था। मेरा ख्याल था इतनी देर में आ जाएगी लाइट। ओके। इन्वेंट्री ऑडिट्स के अंदर आप हम सभी लोगों ने ऑडिट किए हुए हैं। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? एक तो गर्मी में स्टॉक काउंट है, हम सब लोगों ने 30 जून का स्टॉक काउंट करने जा रहा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, में पसीना आ रहा होगा, लेकिन हम फिर भी स्टॉक्स को विजिबली देख रहे होंगे। दैट इज वन पार्ट। सबसे मुश्किल पार्ट इसमें होता है स्टोर्स का काउंट करना। क्या मसलसल स्टोर्स गिने जा रहे होते हैं? लेकिन कोई टेक्निकली मुश्किल पार्ट है इसके अंदर? वो तो आप ऑडिट के वक्त करेंगे ना। स्टॉक काउंट के दौरान जब मैं स्टॉक काउंट करता था, मुझे ये लगता था कि जो टेक्सटाइल मिल के अंदर जो आप वर्क इन प्रोग्रेस को, जो आप उसको वो देख रहे हैं वर्क इन प्रोसेस को, उसकी काउंटिंग एंड वैल्यूएशन मुश्किल है। अब वो शायद अगर मैं फिजिकली आपको एग्जाम्पलीफाई करूं तो टेक्सटाइल में जिस तरीके से अब मुझे इसकी अंग्रेजी भूल गई, वो लोग तो इसको पूनी कहते हैं, वो जो रुई के साथ वो एक वो बड़ी सी बन रही होती है और साथ साथ वो सिल्वर कैंस के अंदर जा रही होती है। यू एक्चुअली हैव टू प्रेस इट लाइक दिस टू सी कि ये कितना नीचे गया है। जितना ड्रम भरा उससे वो आप अंदाजा लगाते हैं इस चीज का कि यार ये मेरा इतना परसेंट इसके अंदर स्टॉक चला गया होगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप स्टॉक टेक वाले दिन ही स्टॉक मतलब उस मिल पे ना जाएं, आप कम से कम एक दिन पहले जाएं। हमारे जो सीनियर्स होते थे, बड़ा डिफरेंट सा टाइम था बैक इन 2001। हम लोग अगर 30 तारीख को स्टॉक काउंट करना है तो हम या तो 29 की रात को पहुंचते थे या 30 को सुबह सुबह पहुंचते थे। और एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता था कि पहले जाओ और पूरी फैक्ट्री का विजिट एक मरतबा A to Z करके आओ। और जो हमें मतलब जो ज्यादा वो टू द रूल ऑफ द बुक सीनियर्स से जो लेके चलते थे, वो हमें कहते थे कि जब तुम एक टेक्सटाइल मिल में जा रहे हो तो तुम्हें कैटेगोरिकली 3-4 चीजों का पता होना चाहिए और मुंह जुबानी याद हो। डिपार्टमेंट क्या है, इसमें मशीनरी क्या है, इसमें इनपुट जो जा रही है उसका टेक्निकल नेम क्या है, जब प्रोसेस हो रहा है तो वेस्टेज जो बन रही है कितनी बन रही है और उसका नाम क्या है, और जो आउटपुट निकल रही है उसका नाम क्या है। अब जब तक ये हम कर नहीं लेते थे और 30 तारीख की रात को उनको ये कागज पे लिखे नोट्स नहीं दिखाते थे, वो ये मसलसल काम करवाते रहते थे। और अगर आप में से, आई एम वेरी श्योर, बहुत सारे लोग जो टेक्सटाइल गए हुए होंगे, जब आप एक टेक्सटाइल मिल में जाते हैं और आप मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जहां पे शोर, एक डिपार्टमेंट में बहुत गर्मी, एक डिपार्टमेंट में बहुत ह्यूमिडिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड बैक टू बैक इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स टू विजिट अ मिल। तो जब आप तीसरी मरतबा विजिट करने जाते थे तो आप सारे नाम याद करके आते थे। सो दिस इज जस्ट वन थिंग मैंने फायदा उठाया था जितनी देर में हम कनेक्टिविटी पे आते हैं। तो अभी जो आप 30 जून पे आप जिस भी किस्म के स्टॉक काउंट पे जाएं, आप उस स्टॉक काउंट के ऊपर इस काम को जरूर करें, क्योंकि जब तक आप उस प्रोसेस को नहीं देखेंगे आप आगे चल नहीं सकते। एज अ फूड फॉर थॉट, जो हमारे सीनियर्स होते थे
उस जमाने की अगर आप किसी भी कंपनी को देखें तो उनका जो शेयर कैपिटल है वो आपको 150 मिलियन दिखाई देगा, पुरानी टेक्सटाइल मिलों का। उस तो ये कहते थे यार 15 करोड़ रुपए के अंदर 20,000 स्पिंडल की एक स्पिनिंग लग जाती है। तो जो एक सिखाने का या सीखने का तरीकाकार था वो ये था कि कल को अगर कोई आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करे और तुम्हें कहे मेरे पास 15 करोड़ है, मुझे एक स्पिनिंग मिल लगा के दो, तो तुम उसे कैसे लगा के दोगे? क्या तुम्हें सारे प्रोसेसेस का, मशीनरी का, इनपुट्स का, आउटपुट्स का, वेस्टेजेस का, परसेंटेजेस का पता है? तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप स्टॉक काउंट करें तो एक्चुअली आप उस ऑपरेशन को देखें और समझें कि ये जो कंपनी चल रही है या कर रही है, ये कर क्या रही है। आइदर्स मैंने आपको बता दिया, IS2 इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली बात करता है। लीगल रिक्वायरमेंट इसकी एक ही है, 4th 5th स्केड्यूल की, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी इसकी दो मेरे सामने एग्जांपल्स हैं। लेट मी टच बेस वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लोजर। अकाउंट्स में मुझे क्या क्या बताना है? मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज बतानी है, मैंने इन्वेंट्री को मेजर कैसे किया, उसका कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, कैरिंग अमाउंट्स क्या थी, recognized as an expense या राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या था, कोई रिवर्सल अगर उसके अंदर आई हैं वो क्या है। एग्जैक्टली मैं इसको जो प्रोब कर रहा था तो मैं इसको ढूंढ नहीं सका, लेकिन बैक इन 2012 या 2014, आई एम मिक्सिंग अ ईयर, कोई एक साल बीच में ऐसा आया था जब कॉटन जोन सी है वो काफी महंगी हो गई थी और यार्न बहुत सस्ता हो गया था ग्लोबली। तो दैट वाज अ ईयर जिसके अंदर सारी टेक्सटाइल कंपनीज ने ह्यूज राइट डाउन टू NRVs डाले थे। तो इफ यू कैन लुक इनटू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू कैन फाइंड एन एग्जांपल। 4th एंड 5th स्केड्यूल में कॉमन एग्जांपल है कैपेसिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रीजन फॉर शॉर्टफॉल। ये 4th स्केड्यूल में भी है, ये 5th स्केड्यूल में भी है। आप जब भी कभी किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करें जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो आपने उसकी एक्चुअल कैपेसिटी भी देनी है, एक्चुअल के साथ आपने फिर उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन भी देनी है, और फिर कैपेसिटी से प्रोडक्शन का जो डिफरेंस आया है आपने ये भी बताना है कि ये जो इसके अंदर शॉर्टफॉल आया है इसकी प्रैक्टिकल रीजंस क्या हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। आई कुड ओनली फाइंड 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो मुझे नजर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो OMCs हैं उनको अपनी जो कमर्शियल डिमांड है उसको अगर वो मद्देनजर रखें तो 20 डेज का स्टॉक उन्होंने अपने पास होल्ड करके रखना है। एक और इस पे मैं रिसर्च के अंदर मुझे पता चला, इंटरनेशनल कुछ एजेंसीज आ रही हैं वो आपको कहते हैं कि जो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसका 90 डेज इक्विवेलेंट स्टॉक आपने मेंटेन करना है। अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ साल पहले पेट्रोल के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लग गई थी, तो फिर ओगरा ने गालबन एक स्पेशल ऑडिट करवाया था, तो तब भी एक शॉर्ट कमिंग सामने आई थी कि OMCs ने अपने जो स्टॉक थे वो मिनिमम लेवल पे मेंटेन नहीं किए हुए थे। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाएं जिसकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हो, जिस आमतौर पे जिस भी इंडस्ट्री का स्पेसिफिक रेगुलेटर होगा उसकी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जरूर हो सकती है। जैसे ऑयल एंड गैस का हमारे पास ओगरा है, अगर आप उसका देखें ड्रग एसोसिएशन वालों का तो उनका ड्रैप होता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एक तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा, अगर आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की वेबसाइट को देखें तो दो मेरे सामने चीजें आई हैं। आई हैव ट्राइड टू यूज ओनली दैट मटेरियल विच इज ओपनली एंड पब्लिकली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। पास्को हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे पाकिस्तान के लिए ग्रेन्स इंपोर्ट करते हैं या उनका लेवल मेंटेन करते हैं इन कोलैबोरेशन विद ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप TCP के साथ काम कर रहे हैं या अगर आप पास्को के साथ काम कर रहे हैं तो भी आप इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि उनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ऑफ मेंटेनिंग द स्टॉक्स, हम जिस कंपनी का स्टॉक काउंट करने जा रहे हैं उसने उतना स्टॉक मेंटेन किया है कि नहीं किया। ऑल्दो आई टच अपॉन इट वंस अगेन, लेकिन अगर इसी चीज को हम 1 मिनट के लिए यहां पर रखें, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, कल हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डिस्कस किया था सारे लोगों ने। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आमतौर पे एक जो बहुत बड़ी एडिशन आती है, अगर तो अच्छी चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन है तो व्हीकल्स में करती है, और अगर एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है
तो आमतौर पे वो या बिल्डिंग में कर रही होती है या प्लांट एंड मशीनरी में कर रही होती है। आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी के एडिशन के नोट को इस आखिरी नोट के साथ जरूर कोरॉबोरेट करना चाहिए कि अगर एक कंपनी मसलसल मशीनरी परचेज करती चली जा रही है तो उसकी जो स्लेटेड कैपेसिटी है वो क्यों नहीं बढ़ रही। देखो ना, उससे एक मशीन ली, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे बात की कि वो एक स्पिनिंग यूनिट था, तो उसने स्पिंडल्स लिए। अगर वो स्पिंडल्स लेती चली जा रही है या शटल जो लूम्स हैं वो लेती चली जा रही है, तो फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ रही होगी, तो कैपेसिटी के नोट से कोरिलेट करें कि वो क्यों नहीं बढ़ रही, वो सारी इन्वेस्टमेंट फिर किधर जा रही है। सो दिस इज अ वे ऑफ क्रॉस कोलैबोरेटिंग योर टू डिस्क्लोजर्स कि अगर एक चीज वहां पर यूं हो रहा है तो इसका दूसरा इंपैक्ट मेरे पास किधर आएगा। आपके जहन में कोई और एग्जांपल है जहां पे स्लेटेड कैपेसिटीज के बारे में रेगुलेटर बहुत कंसर्न्ड हो? शुगर, ये जो केन कमिश्नर होता है, आप उससे पूछे बगैर अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। और जो कैपेसिटी होती है, जो स्लेटेड कैपेसिटी, एक मशीन जैसे एक वो गन्ना क्रश कर रही है, तो गन्ना क्रश करके क्या जूस निकलेगा, वो सारा जो भी माल मवाद आगे बनना है, द केन कमिश्नर अप्रूव्स इट। तो आप अपनी कैपेसिटी को उससे पूछे बगैर ऐसे एनहांस भी नहीं कर सकते। तो फिर आप जिस जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के रेलेवेंट रेगुलेटर की रिपोर्ट को जरूर देखें। अगर मैं क्यूसीआर की फाइंडिंग पे जाए बगैर जनरली आपसे पूछूं, स्टैंडर्ड हमने देख ली है कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देख ली, हमने फोर्थ फिफ्थ स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट देख ली। अगर ये चीजें मेरे सामने हों, मेरे वर्किंग पेपर में क्या क्या होना चाहिए जिसको मुझे डॉक्यूमेंट करके आना चाहिए? एनी लाउड आइडियाज? रैंडम क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट आपको करना है, या आपको क्या लगता है आपने अपने ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीज कवर करनी है इन्वेंट्री के ऑडिट्स के दौरान? एक तो गिनना है मुझे जाके इन्वेंट्री को, तो जब मैं गिनूंगा तो मेरे पास एक इन्वेंट्री शीट होगी। अच्छा, अब जब हम इन्वेंट्री शीट की बात करते हैं ना, तो आप सारे लोगों की फर्म में कोई एक सीनियर होगा जो थोड़ी सी ज्यादा आपकी हैंड होल्डिंग करता होगा। वो आपको जरूर पूछता होगा, भाई तूने जो चीजें गिन के आया बता, तूने ये क्यों गिना और ये क्यों नहीं गिना? तो व्हाट वाज योर जजमेंट, हाउ डिड यू काउंट द स्टॉक और हाउ डिड यू काउंट द स्टोर? तो आप कैसे इस चीज को गेस मारेंगे कि मैंने इसको तो काउंट करना है और इसको काउंट नहीं करना? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? गलत होंगे तो ज्यादा ज्यादा मैं नहीं कह दूंगा यार, लेकिन कुछ बोलें इसमें जरूर। नहीं, सैंपल तो आप करेंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा मैंने इसको सैंपल करना है? वैल्यूएशन, स्टॉक काउंट वाले दिन सबसे बड़ा फड्डा क्या पड़ता है, क्लाइंट आपको सुबह सुबह जाके ना 10 बजे शीट निकाल के देगा कि ये शीट पड़ी है, गिन लो। शीट के अंदर सिर्फ ये आ रहा होता है कि इतनी चीजें पड़ी हैं, उसकी वैल्यू नहीं आ रही होती। अगर आज 21 तारीख है, आप 23 को मंडे को ऑफिस में जाएं, जिधर भी स्टॉक काउंट्स पे आप हैं, आप उनके साथ प्लानिंग करें कि यार मुझे स्टॉक काउंट के वक्त जब मैंने आना है और तुमने मुझे जो शीटें देनी है, वैल्यूएशन वाली टेंटेटिव शीट मुझे अभी दे दो, सो दैट यू कैन प्लान कि मैंने किस साइट पे जाके किस तरह के स्टोर को कितना गिनना है। तो एक तो फिर इसका मतलब है आपकी वर्किंग पेपर फाइल में वो शीट होनी चाहिए जिसमें 30 जून के ऊपर या जो भी कट ऑफ डेट है, आपकी वैल्यू, क्वांटिटी एंड उसकी जो वैल्यू है दोनों हो। फिर जिन जिन लोगों ने उसको काउंट किया था उनके नाम और सिग्नेचर हो। तो ये फिर कल को क्यूसीआर वालों को कैसे पता चलेगा कि शीट असली है या नकली है? क्लाइंट से भी काउंटर साइन होना चाहिए। अब इतना करके मेरी जिंदगी आसान हो गई अभी कि नहीं हुई? स्टॉक काउंट वाले दिन पे ही अभी मैं खड़ा हूं, 30 जून, अभी हम दफ्तर नहीं पहुंचे। क्या और करना चाहिए? थोड़ा सा ऊंचा बोल यार। यार, कैन आई हैव अ माइक विद एनीवन, अगर कोई किसी को चाहिए हो तो। बस स्टॉक काउंट आप करने गए हैं, अब आपने वो जैसे क्या, वो जेन जी की लैंग्वेज में कहते हैं आपने एक्स डालना है, तो आप सीनियर को कैसे बताएंगे यार मैं करके आया हूं? What do you need to see while doing the stock count, while observing the stock count? Yes. So that was one part. I observed the stock is there. क्लाइंट ने मुझे लिस्ट दे दी, अब बस उसने लिस्ट देके मुझे कहा है 400 चीजें हैं, मैंने 400 गिन के टक 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 लगाया, उसके साइन करवाए, अपने करवाए।
अब क्या मैं वापस आ जाऊं या कुछ और भी करना चाहिए? We let them come out of them. Samay, physical conditions in which the stock is being held. फिजिकल कंडीशन देख लें ताकि आप कल को बता सके जब मैं गया था तो मुझे लग रहा था ये स्टॉक ठीक नहीं पड़ा हुआ था, ओपन में पड़ा था, इसकी एनआरवी पे कैलकुलेट करने की जरूरत है. इट कैन बी वन एस्पेक्ट. और Fire extinguishers. हम इंटरनल कंट्रोल्स में चले गए हैं. Okay. थर्ड पार्टी स्टॉक आप जरूर देखें कि किसी और का स्टॉक मेरे पास या मेरा स्टॉक किसी और के पास तो नहीं पड़ा. क्योंकि होता ये कि जब आप ऑडिट फाइनल करते हैं तो फिर एट टाइम्स आपका कोई एक मैनेजर कहेगा ओ सर जी गलती हो गई, एक स्टोर आपसे काउंट करवाना भूल गए थे. सो व्हाट टू डू नाउ? वो तो आपका सारा P&L ऊपर नीचे हो जाएगा. या आपको ये पता चल जाए कि मैं स्टॉक काउंट कराया था लेकिन वो किसी और पार्टी का स्टॉक था. ऐसा भी एन मुमकिन है कि आपने स्टॉक डिस्पैच के लिए तैयार कर लिया था और ऑडिटर गलती से वो भी काउंट कराया. तो आपने बड़ा कैटेगोरिकली उस भाई से कहना है तुम्हारा स्टॉक कौन सा है, किसी क्लाइंट का स्टॉक कौन सा है. तुम्हारा स्टॉक क्लाइंट पे नहीं पड़ा, क्लाइंट का स्टॉक तुम्हारे पास नहीं पड़ा, इंपेयर्ड स्टॉक कौन सा पड़ा है, और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो डिस्पैच होने वाला है, हुआ नहीं इसलिए तुमने यहां पे रखा हुआ है. और इसके अलावा कोई चीज स्टॉक के हवाले से कोई रिकरिंग ऑडिट हो जिसमें कोई आपको वेरिफिकेशन में मुश्किल चीज लगती हो. हाँ, डेड स्टॉक वो जो आपका इंपेयर्ड हो गया. बिन कार्ड्स, पहले बिन कार्ड्स भी होते थे, अब आपके पास स्टोर लेजर्स होंगे. काफी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको जैसे वर्किंग प्रोसेस है उनको काउंट करना चाहिए, मेजर करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो उसमें बताएं एक्सपर्ट हायर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक मिनट के लिए आपने से ना वो पार्क किए रखना है. मैंने इसमें स्लाइड में कवर नहीं किया बट आई विल टच इट. दिस इज लाइक अ गुड क्वेश्चन. हैं जी, द स्टॉक विच इज प्लेज्ड. आमतौर पे आजकल भी ऐसा ही होता होगा, टेक्सटाइल में ऐसा होता था कि आपका स्टॉक प्लेज्ड है, एक मुकदम बैठा हुआ है जो बैंक की तरफ से दरवाजे के बाहर लगा हुआ है, इतना मेरा स्टॉक प्लेज है, मैंने जो भी स्टॉक रिलीज करवाना है या उसमें डालना है तो मुकदम के सिग्नेचर के साथ होगा. उसने एक रजिस्टर भी मेंटेन किया होता है. आमतौर पे टेक्सटाइल्स में मैंने ऐसा देखा है, कहीं और भी हो सकता है जो मेरे नॉलेज में नहीं है. आप उस तरह के स्टॉक्स को जरूर देखें. जब आप ऑडिट करते हैं तो तब आपको एक एंट्री नजर आती है कि इतना मेरा जो स्टॉक है वो किसी बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, माल पोर्ट पे आ गया था, अभी तक मैंने वहां से निकलवाया नहीं था. तो आप क्लाइंट से वो डिटेल जरूर लें कि तुम्हारा कौन सा स्टॉक है जो पोर्ट से आ गया है और अभी रास्ते में भी नहीं है, और तुमने उसकी एंट्री कहाँ की, उसकी वेरिफिकेशन थ्रू कॉन्फर्मेशन करवानी है कि खुद जाके गिन के आनी है, क्या आपका अरेंजमेंट होगा, और कितना स्टॉक है जिसकी एलसी खुली थी जो कि आपका अभी भी इन ट्रांजिट है. इन सारी चीजों को जब आप क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे तो आप उस एक चिट्ठी पे MRL पे उसके साइन करवा लेंगे कि ये कुछ मैंने कहा, ये कुछ तुमने करवाया, यू एंड आई वी बोथ हैव अग्रीड टू इट. तो मेरा एटलीस्ट 30 जून का स्टॉक काउंट प्रोसीजर हो गया होगा. अब अगले दिन मैं ऑडिट पे आ गया. ऑडिट करते हुए प्रॉब्लम क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको दो तीन चीजें कहता है. स्टॉक की कॉस्टिंग कैसे की, तो कॉस्ट एक्यूमुलेशन आपके पास होनी चाहिए. फिर वो आपको कहता है कि तुमने इसको लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी मेजर कैसे किया, तो मेरे पास एक वर्किंग पेपर होना चाहिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा जो स्टॉक बना है इसकी कॉस्ट ये थी, सब्सिक्वेंटली इतने पे बिक रहा है, तो क्या मुझे एनआरवी पे इसको रिड्यूस करना है कि नहीं करना. कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने एक रफ वर्किंग पेपर तैयार किया, मैं थोड़ी सी देर में उस पर जाऊंगा. अभी आप सिर्फ मान लें कि मैंने ये काम कर लिया, एनआरवी भी मेरा हो गया, मेरी वैल्यूएशन भी हो गई. और क्या रह गया होना चाहिए, कट ऑफ प्रोसीजर. कट ऑफ में आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जांपल. हम में से अक्सर लोग ये करते हैं और कभी कभी कुछ लोग नहीं भी करते. आप एक पूरी ट्रांजैक्शन को आगे से पीछे और पीछे से आगे दोनों साइड पे बायलैटरल उसको टेस्ट करें कि जिसका मुझे सेल ऑर्डर आया है वो एंड तक जाके देखें कि जो मेरी डिस्पैच हुई है और मैंने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया है
एक बार तो आप बैकवर्ड और एक बार तो आप फॉरवर्ड, ये दोनों प्रोसीजर करके एंड टू एंड देखें कि सारा जो स्टॉक का लाइफ साइकिल है क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका ये हो गया, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, हमारे पास जब कंपनी का रिस्क है दो तरह का होता है। बहुत अच्छी कंपनी होगी, टिका के प्रॉफिट्स में होगी, तो हो सकता है वो अपने प्रॉफिट कम करना चाहे, जिसके लिए या तो रेवेन्यू घटाएगी या वो सेल अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएगी। तो एन पॉसिबल है कि आपने जितनी कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंडिचर रिकग्नाइज किया है, क्या उसका कॉम्पनसेटिंग रेवेन्यू भी आपके अकाउंट्स में आ रहा है। जब आप ये टेस्टिंग पूरी कर लेते हैं, इसको जिस तरीके से मर्जी करें, आपका कट ऑफ पूरा हो जाता है कि पीरियड स्पेसिफिक अगले पीरियड की कोई सेल या परचेज इसमें नहीं आई। ये सारा कुछ स्टैंडर्ड कहता है और हमने इसको करना है। क्यूसीआर वाले बस यही बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके वर्किंग पेपर में नहीं थी, नथिंग न्यू। अब स्टैंडर्ड भी वही कह रहा है, फोर्थ स्केड्यूल भी वही कह रहा है, या फिफ्थ स्केड्यूल भी वही कह रहा है। हम सब लोगों को इस चीज का पता है। जब मैं अपने किसी कागज में इसको नहीं लिखूंगा और खुदा ना खास्ता उसी कागज पे जब क्यूसीआर वालों की नजर पड़ जाएगी, तो ये सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे कि तुमने प्रोसीजर नहीं लगाया, तुमने उसकी स्टॉक काउंट ऑब्जर्व नहीं किया, उसकी वैल्यूएशन तुमने नहीं देखी, ठीक कैटेगरी में नहीं डाला, फिजिकली वेरीफाई करना था, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई, तुमने इन्वेंट्री लेवल नहीं देखे, तुमने एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन ऑफ स्लो मूविंग नहीं देखी, ओवर स्टेटमेंट्स आ रही थी वो नहीं देखी। 24 मैंने 23 इसने नहीं लिया क्योंकि मुझे 22 के जो पॉइंट्स थे क्वैब के वो मुझे ज्यादा मजे के लग रहे थे। 22 वाले थोड़े जरा मुझे इस पे लग रहे थे कि इसमें ज्यादा है। Sufficient appropriate audit documentation was not available with respect to the valuation of inventory. ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, इसका इसके दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा जिसे हम लोकल टेक्निकली कह देते हैं झटका मेथड, एक वो है, और एक ठीक वाला है। मैं आपको दोनों अभी वन बाय वन डिस्कस करूंगा। नो डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल टू इंश्योर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट फार्मूला। अकाउंटिंग पॉलिसी वाज नॉट डिस्क्लोज्ड। नो डॉक्यूमेंटेशन वाज अवेलेबल टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट स्टॉक्स। अब जो आखिरी लाइन है ना, जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है, कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा स्टॉक है वो स्लो मूविंग है या ऑब्सोलीट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वी डिड द ऑडिट ऑफ अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जब आप उसका ऑडिट करते हैं तो उसमें होता ये, क्योंकि सारे वो पेट्रोल ही पेट्रोल होता है, तो दोज प्रोसेसेस आर यूजुअली रिवर्सिबल। इफ दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल और आपकी कोई ऐसी चीज है जो कि नहीं बिक रही, आप उसको दोबारा जाके प्रोसेस करके कुछ और बना लेते हैं। या आप क्या कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो मिट्टी से बन रही है, जैसे कि इंसुलेटर इंडस्ट्री है, तो मिट्टी की तो कोई शेल्फ लाइफ ही नहीं है, मतलब मिट्टी ने क्या डेप्रिशिएट होना है। या आप देखें, आप एक सिरेमिक इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं। सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर जब वो ग्लास बनता है या कोई चीज बनती है, तो 1700 डिग्री सी, 1700 डिग्री सी के ऊपर वो जब सिलिका, जब आपका क्या होता है, एक सैंड होती है, सिलिका होता है, कैल्शियम होता है, ये जो तीन चार चीजें जब ये मेल्ट होती हैं तो दे मेल्ट एट 1700 डिग्री सी। तो 1700 डिग्री सी पे जिसने मेल्ट होना है उसने क्या इम्पेयर होना है इन 40-50 डिग्री के हालात में। तो शायद वहां पर आपकी ऑब्सोलिसेंस की प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है। फिर क्या स्लो मूविंग की रिक्वायर्ड है? दैट इज वन क्वेश्चन। या अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक भेजा है, सेल किया है, जो सेल और रिटर्न बेसिस पे है, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं जो अचार चटनियां बना रही है, केचपें बना रही है, शरबत बना रही है, तो आप क्या करते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजा, 3 महीने बाद उसने कहा सर जी ये माल नहीं बिका आपका, वापस ले जाएं। तो कंपनी ने जब उसको वापस लिया तो नियर एक्सपायरी हो गया हुआ था। अब नियर एक्सपायरी में भी अगर वो नहीं बिक रहा, तो आप उसको जो प्रोवाइड करेंगे उसकी नियर एक्सपायरी 30 जून के बाद है, से 15 जुलाई को है, और आप ऑडिट करने 30 जून को गए हैं। तो अब यहाँ पे आप अपनी जजमेंट कॉल कैसे लगाएंगे कि मेरे पीरियड के बाद इसने खराब होना है, तो मुझे अपने पीरियड पे इसकी इन्वेंट्री की एनआरवी को रिड्यूस करके प्रोविजन डालनी चाहिए कि नहीं। दिस इज ऑल द जजमेंट दैट यू नीड टू डॉक्यूमेंट ऑन योर वर्किंग पेपर। ओके, we began I think at 3:50. I'll try to wind it up at 2:50. I'll try to wind it up at 3:50. 15-20 मिनट देर से शुरू किया। अच्छा, यूजुअली जब आप इसको देखते हैं ना, इसका क्या नाम है, इन्वेंट्री के
इसके कैम्स को या इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स को बड़े आपको सादा सादा नजर आएंगे। ये मैंने शेल पाकिस्तान का देखा है 23 का, मुझे 24 की इनकी रिपोर्ट नजर नहीं आई। मुझे इसका जो कैम और डिस्क्लोजर है थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा था, इसलिए मैंने उसको कॉपी पेस्ट की है यहाँ पे। वो कहता है यार हमारा जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो कोई 45% ऑफ द टोटल एसेट्स है, इसलिए मुझे ये कैम लग रहा है। मुझे इसमें देखना था कि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट या जो एनआरवी वो है या कि नहीं है। और उसने अपने जो की ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं उसमें ऑब्टेन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट्स इंटरनल कंट्रोल है, ऑब्जर्व द फिजिकल काउंट है परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट, check that the stock and trade was recorded at lower of cost or NRV, performed the procedures in respect of stock and trade held at third-party locations, and considered the adequacy of the disclosures as per the guideline. जिसमें फोर्थ पॉइंट है ना, performed procedures in respect of stock and trade held at third-party locations, including circularization of third-party confirmations. This is a very important key procedure जो कि यूजुअली हम लोग मिस कर जाते हैं। इमेजिन अ कंपनी जिसका के काम ही कोई ऐसी चीज है जो कि बना के मुख्तलिफ डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो अक्रॉस पाकिस्तान बेच रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे किसी ऐसी फार्मा कंपनी के अंदर हैं जो कि कोई सिरप बनाती है, उस सिरप की कोई शेल्फ लाइफ हो और उस फार्मा कंपनी ने उस सिरप को अक्रॉस पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, हाउ वुड यू वेरीफाई व्हाट टाइप ऑफ प्रोविजन डू यू नीड टू इनकॉर्पोरेट? सो यू विल हैव टू सी कि किस बैच की कितनी मैन्युफैक्चरिंग है और उस बैच के अगेंस्ट इसकी सेल के रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो दैट इज अ टेलर्ड प्रोसीजर जो कि आपको उस लेवल पे उस क्लाइंट के लिए देखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई फील। प्रीवियस हिस्ट्री भी होनी चाहिए कि इनकी आमतौर पे कोई चीज बनती है। अच्छा, इसको भी देखें, बड़ा सिंपल सा कोरोबोरेटिव है। वही वाली जिस फार्मा कंपनी को अभी हमने कॉन्टेम्पलेट किया, वो क्या कर रही थी, जब उसका एक बैच बनता था तो वो खास सिरप के मिसाल देता हूं 20,000 बॉटल्स बनती थी। तो आखिरी बारी जो 20,000 बॉटल्स बनी है, मिसाल के तौर पे वो बनी है पिछले साल जनवरी 2024 में। आज मैं खड़ा हूं जून 2025 में, 18 महीने गुजर गए हैं, इस सिरप का दोबारा बैच भी नहीं चला। तो क्या तुमने इस सिरप की पूरी सेल रिकॉग्नाइज कर दी है कि अभी बैलेंस डेटर्स के अंदर पड़ा है? अगर तो बैलेंस भी डेटर के अंदर पड़ा है, तुमने सेल भी रिकॉग्नाइज नहीं की और 1.5 साल से तुम इस शरबत को मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे, तो फिर बताओ वो शरबत क्यों नहीं बिका? नहीं बिका तो उसे प्रोवाइड करो। सो दैट इज द प्रोसीजर विच यू कैन कॉन्टेम्पलेट ऑफ हाउ टू डिजाइन इट फर्दर। आपने बात की थी फार्मा की, मैंने 2-3 फार्मा की है विदाउट नेमिंग एनीवन। फार्मा के अंदर हमें, जब मैंने देखा था, अब शायद हालात चेंज हो गए हों, फार्मा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो तो आप रॉ मटेरियल गिनेंगे वो तो आपको गिनने देगा, जो आप फिनिश गुड गिनेंगे वो आपको वो भी गिनने देगा। प्रॉब्लम आके पड़ेगा जो इनका वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। वो कहेगा यार मैंने तुम्हें ये गिन लो या ये ऐसे ही है जैसे सामने है वाई। वो कहेगा तुम मेरा हो सकता है इसकी जो रेसिपी है उसको कहीं आगे लीक आउट ना कर दो, बिकॉज दैट्स अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। अच्छा, उस वक्त फिर मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ आपकी क्या अरेंजमेंट है? हो सकता है जैसे जहां पर SAP यूज हो रहा है, SAP, वो एक टर्म यूज करते हैं बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। हो सकता है आप उसको कहें मुझे अपनी मशीन पे बैठ के एक मरतबा इसके बिल ऑफ मटेरियल पूरे रिव्यू कर लेने दो कि तुम क्या चीज कितनी डालते हो, वो कैसे प्रोसेस होती है और वो आगे कैसे आउटपुट होती है। उस पर भी एट टाइम्स क्लाइंट आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ना तो तुम नोट्स लोगे, ना तुम इसकी पिक्चर लोगे, और मैं तुम्हें नहीं मानता, जाओ अपने मैनेजर को वो आके देखे, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी है। सो यू हैव टू इंश्योर कि ये प्रोसीजर आपका पहले से हो जाए। अगेन व्हेन आई वेंट टू लुक इनटू द वर्क इन प्रोसेस, तो शायद इस कमरे के हाफ द कमरे में एक बहुत ही बड़ा कंटेनर था। उस कंटेनर के अंदर वो जैसे प्रेशर कुकर होता है, इट वाज अ प्रेशर कुकर जिसमें मुख्तलिफ किस्म की उसने चीजें डाली हुई थी और बाहर कुछ गैजेट्स लगी हुई थी जिसपे पता चल रहा था कि इस वक्त अंदर का टेम्परेचर या अंदर का प्रेशर क्या है।
क्योंकि हमने इनिशियल ओपनिंग बैलेंस पे उस पर वेरिफिकेशन की हुई थी और काफी अरसे से उसे लेके चल रहे थे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली हुई थी, बाकी टीओसी स्ट्रांग थे, तो हम उसकी इस रिप्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट करके मान लिया। और जब सेल उसकी बाद में वेरीफाई की तो हमने कोरोबोरेटिव एविडेंस से देखा कि कितनी चीजें अंदर डली थी, कितनी उसकी आउटपुट टू सिरप की बाहर निकली, उसमें कितना स्टॉक काउंट में वेरीफाई हो गया, कितना अब हम कर सकते हैं, कितना सेल हो गया। तो एक ट्रेल लेके हमने आपको रीजनेबली अश्योर कर लिया। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज पे जा रहे हैं जहां पे आपको शुरू में पता चल गया कि मैंने एक एक्सपर्ट को एंगेज करना है, देन यू शुड एंगेज द एक्सपर्ट। उस पर फिर आप रिस्क ना लें, क्योंकि हो सकता है कि वो फार्मा की वो जो मेडिसिन है वो ऐसी हो जो कि उसके लिए बहुत मटेरियल हो आपकी बैलेंस शीट फुटिंग के लिए। अच्छा, ये अभी जो मैंने आपको शेल पाकिस्तान का दिखाया था, ये वाला ये इसी के ही कैम है 2023 के, और ये इसी का ही डिस्क्लोजर है। इसके डिस्क्लोजर के अंदर उसने बताया मेरा स्टॉक एंड ट्रेड क्या था, मैंने प्रोविजन कैसे कैलकुलेट की, मेरी फिनिश प्रोडक्ट इन हैंड कितनी है, इन पाइपलाइन कितनी है, इन वाइट ऑयल पाइपलाइन कितनी है। यहां पर मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल है कि जैसे पाइपलाइन के अंदर 35 बिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग वेयर अगर आप लोगों को कभी ऑडिट करने का मौका मिले तो आप जरूर यहां पर एक एक्सपर्ट को एंगेज करना पसंद करेंगे, because there should be an engineer or someone who is expert in that who can verify कि पाइप्स के अंदर जो चीज पड़ी है वो क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोग अखबार की कटिंग्स रोज देखते हैं तो SNGPL कुछ अरसे के बाद अनअकाउंटेड फॉर AUF गैस का ऑडिट करवाता है, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा होता कि जितनी गैस पाइपलाइन में अंदर गई और जितनी गैस मीटर्ड बिलिंग के जरिए बाहर गई, जब वो इनपुट और आउटपुट को मैच करते हैं तो बीच में थोड़ी सी गैस ऐसी होती है जो इनको लगता है कि सिस्टम में गई तो है लेकिन इसकी बिलिंग नहीं हुई, तो क्या वो गैस लीक हो गई है या चोरी हो गई है। तो इसका यूजुअली एक AUF ऑडिट है जो कि आमतौर पर चल रहा होता है। तो मे बी कि यहाँ पर जो आपका जो पाइपलाइन सिस्टम्स हैं इसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट देखना चाहिए जो कि पाइपलाइन के अंदर वाले वो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकें कि वो कैसे थे, उनकी काउंटिंग कैसे हुई। आपको वैसे अगर ऐसी कोई चीज डिवाइस करनी पड़े और एक्सपर्ट ना हो तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? देर इज अ फ्लूइड फ्लो। आई कैन रिमेंबर एक मरतबा किसी ऑयल कंपनी का स्टॉक काउंट हुआ, तो आपने यकीनी तौर पे देखा होगा कि वो बड़े बड़े वो ट्रक्स होते हैं जिसके पीछे वो उन्होंने वो डाला हुआ होता है पेट्रोल अपना, और वो फिर वो पेट्रोल पंप पे जाके उसको डंप कराते हैं। तो जब आप ऑयल का स्टॉक काउंट करते हैं तो आपने एक तो लीटरेज होती है कि कितने लीटर इसमें से फ्लो किया वो देखना है। इसके साथ साथ उसका एक और बड़ा स्पेसिफिक एलिमेंट होता है कि जिस वक्त ये पेट्रोल ट्रांसफर किया जा रहा था उस वक्त टेम्परेचर क्या था। टेम्परेचर इसलिए जरूरी होता है कि जो हमने बुनियादी फिजिक्स पढ़ी हुई है अगर कभी बचपन में मैट्रिक के अंदर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ ऑयल दैट वॉल्यूम एंड मास दे बिकम एन इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जिससे आपको यूं लगता है कि नोजल से जो पेट्रोल फ्लो किया है वो ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली, सो दैट वो होता है वो टेम्परेचर कम की वजह से उसके डेंसिटी एंड वॉल्यूम्स पे फर्क ना पड़े। तो मे बी व्हेन यू आर डूइंग द स्टॉक काउंट यू नीड टू टेक इनटू दैट इनटू निटी-ग्रिटी कि मैंने इसको इस तरीके से लेके चलना है आगे। ओके, इनके ना बड़े स्पेसिफिक से कुछ डिस्क्लोजर थे, इंक्लूडिंग आइटम कॉस्टिंग। एक मिनट, इंक्लूड्स item costing rupees itna which have been valued at their NRV of itna, includes in bonded stock amounts itna, stock in transit is itna, high speed diesel and motor gasoline which has been maintained as life fill line fill necessary वो ये है, और डिटेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लुब्रिकेंट्स हेल्ड विद थर्ड पार्टीज वो बता रहा है कि इन इनके पास मेरे पास इतना है, और फिर प्रोविजन आ रही है। ये बड़े स्पेसिफिक से डिस्क्लोजर से जो कि आमतौर पे कहीं और आपको नजर नहीं आएंगे, ये मैंने भी सिर्फ इसी में ही देखे हैं, बहुत सारी जगहों पर मैंने भी नहीं देखे।
बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एक और बड़ी डिफरेंट सी एग्जांपल बताता हूँ। वी डिड द ऑडिट ऑफ अ टेलीकॉम। अब टेलीकॉम की जो सारी जो लाइनें हैं, जो तारें या जो वो फाइबर, ग्लास फाइबर, जो भी ऑप्टिक फाइबर, वो तो जमीन के अंदर है ना। हाउ वुड यू एक्चुअली इंश्योर कि इनका जो इन्वेंट्री या इनका वो जो जमीन के अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पीपी के अंदर आ रहा है, वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप सड़क खोद के तो नहीं देख सकते ना कि कितना ऑप्टिक फाइबर डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। तो आप उन लेआउट प्लान्स के जरिए, अपने इंजीनियर्स के जरिए, अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, जो टीम आपने बनाई है, आप उसको लेके चलेंगे। बाय द वे, यहां पर आपको फॉर योर कंजम्पशन, मे बी डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जो ISQM 1 आया है, वो आपको एक चीज ये भी कहता है कि आप जब कभी ऐसे थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को अपनी टीम में शामिल करेंगे, तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन करेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। So in your working papers you have to document this thing कि मैंने एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट जिस थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को इंगेज किया है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे साइन करवा के कैसे इंश्योर किया है कि क्लाइंट का प्राइस सेंसिटिव डेटा वो बाहर नहीं लेके जा रहा। तो एज अ पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड ISO 250, जो आप ऑडिट क्वालिटी की बात करेंगे, तो यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हमारा ऑडिट फील्ड वर्क स्टार्ट होने वाला है। आई विल वेरी क्विकली गो थ्रू इट, बिकॉज मैंने जो एक एक्सेल शीट है, मैं उस पर थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूंगा। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली और आप ही लोगों ने मुझे बताया स्टॉक काउंट जो हमने नहीं ऑब्जर्व किया, शीट्स अगर कंपाइल्ड नहीं थी, थर्ड पार्टी स्टॉक्स मैंने देखे जो लोगों के मेरे पास या मेरे लोगों के पास हो, स्टॉक इन ट्रांजिट थे, बॉन्डेड वेयर हाउस थे, प्रेमिसेस पे थे, स्लो मूविंग, पेरिशेबल, stock valuations, stock of specified nature, estimates while counting, stock store put in open, finished good produced after complex conversion procedures, stocks put in sophisticated, difficult to handle storage areas। हाँ, ये चीज आप कभी अगर इसका अगेन देखने के लिए जाएं, तो आप इस चीज को देखेंगे कि साइलोस के अंदर, आप ले लें पिक्चर, साइलो के अंदर भी कोई चीजें पड़ी हुई होती हैं। साइलो आपका वो जो जेर जमीन या जमीन के ऊपर आपका स्टोरेज टैंक होता है। तो जो आपका स्टोरेज टैंक है, आपने स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी कैसे देखी, और उस कैपेसिटी के साथ आपने ये कैसे देखा कि ये फिल्ड है कि नहीं है, कितना फिल्ड है, तो मैंने उसका वॉल्यूम कैसे लिया। ये आपने यकीनी तौर पे एक और फिनोमेना देखा होगा, जब आप गवर्नमेंट के या किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरेज कैपेसिटी पे जाते हैं, जहां पे बोरे पड़े होते हैं, तो एट टाइम्स आपकी कोशिश होती है कि किसी सबसे स्मार्ट से बच्चे को आप उस बोरों के ऊपर चढ़ा के एंड तक देखें कि कहीं एंड में हॉलो स्क्वायर्स तो नहीं है, कि आगे आगे तो बोरे रख दिए, पीछे कुछ जगह खाली है, तो आपका स्टॉक ही पूरा नहीं है। सो मे बी जब आप फिजिकल उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, या जब कभी आप किसी शुगर का काउंट करते हैं, तो शुगर के भी जब आप देखेंगे, तो बोरे जो स्टैक्स होते हैं वो छत तक लगे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टोर होता है। यू हैव टू एंश्योर कि ऐसा तो नहीं है कि वो बोरों की जो दीवार है वो आगे आगे और पीछे सब हॉलो था। ओवरऑल ये 4-5 कंसिडरेशंस हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इफ यू वांट कि आपका ऑडिट होलिस्टिकली कंप्लीट हो गया है, इसमें किसी किस्म की अब कोई लकूनी बची नहीं गई, आप मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा क्लियर हो कि मैंने जितना इनपुट डाला, वो जो प्रोसेस जब हो रहा था, उसकी वेस्टेजेस क्या थे और उसकी आउटपुट क्या थी। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन नेवर वर्क आउट द कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू, अगर आप उसको उसके साथ लिंक करें तो। वेस्टेजेस एंड आउटपुट की परसेंटेजेस, कैपेसिटी को फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करना है, इंडिपेंडेंट डेटा आप कोलैबोरेट करें और क्वांटिटेटिव अकाउंट्स बनाएं। मैंने एक एक्सेल की शीट भेजी थी, आप काइंडली उसको लगा दें। टेक्सटाइल का आप सब लोगों ने ऑडिट किया हुआ है? ओके, एंड आई एम देन आई शुड बी श्योर कि आप लोगों को टेक्सटाइल का फॉर्मूला का भी आइडिया है कि आप किस तरीके से पाउंड्स की बात करते हैं, पाउंड्स को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसकी ट्विस्ट या सिंगल डबल जो उसको लेके चल रहे होते हैं,
So you people are clear about that? जी, इंडिपेंडेंट नहीं, आप अकाउंट्स में देखें, आप इसको इस तरह से देखें कि आप ऑडिट कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल किया कि हम किस डेटा को कोरॉबोरेट कर सकते हैं। आप सिर्फ ये देखें, यकीनी तौर पे आप इस चीज को देखते होंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऑडिट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप देखें यार इस साल बिजली का बिल क्या आया है। जब आप बिजली का बिल देखते हैं तो उससे पिछले 12 महीने की हिस्ट्री आ रही होती है। अगर आप उस सबको देखें तो आपके पास पिछले 12 महीने के यूनिट्स भी आ रहे होते हैं। आप उन यूनिट्स को सामने रख के देखें कि पिछले साल जब इतनी प्रोडक्शन हुई थी और इतने यूनिट लगे थे, तो एक पाउंड बनाने में या 1 किलो बनाने में या टन जो भी आप बना रहे हैं, इस पे अगर इतनी बिजली लगती थी, इस साल अगर उतनी बिजली लगी है तो मेरी प्रोडक्शन उतनी क्यों नहीं है। पहला बेसिक बेंचमार्क। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट लेके आते हैं। वो कंपनी कहती है यार मैं तो सोलर पे हूं, या मैंने तो लगाया हुआ है वो जनरेटर जो कि 2-3 तरह के फ्यूल यूज करता है। तो आप उससे वो कन्वर्जन लें कि जब तुम इसमें ये तरह के फ्यूल चलाते हो और जब ये 1 घंटा चलता है तो कितने यूनिट बिजली प्रोड्यूस होती है, उसको आप उस मशीनरी की स्लेटेड कैपेसिटी से मेजर करें। ये आपकी नॉन डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का सबसे फुल प्रूफ मेथड है, until and unless that entire expenditure is not recorded in the accounts. You can't escape it. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हेड पे जो बंदा काम कर रहा है, आमतौर पे कोई जूनियर मोस्ट बंदा ही काम कर रहा होता है। बेसिकली जो आपकी मशीन होती है, मशीन की अपनी एक स्लेटेड कैपेसिटी होती है। जब वो स्लेटेड कैपेसिटी आपके पास आ जाती है कि ये मशीन जब इतना चलेगी तो इतना प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अब अगर वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही, उससे कम प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके जहन में फिर दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि ये जो अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसने अपना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। वो भी नहीं बढ़ाया तो इसने फिर अपनी इंपेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड नहीं की। किसी एक जगह पे आपकी कोरॉबोरेशन जरूर आपको फ्लॉ देगी। सर, आपने शुगर इंडस्ट्री की बात की इस इन्वेंट्री के अंदर। अब शुगर इंडस्ट्री एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री में भी कन्वर्ट हो गई हुई है बिकॉज ऑफ द वेरियस इश्यूज। अब वहां पे जो रिपोर्ट्स जो बैठे हुए हैं इनकम टैक्स एफपीआर के लोग और ये सारे, क्या ऑडिटर को अब अपनी स्टॉक की वेरिफिकेशन में उनको भी कंसिडर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पकड़े तो एंड में हमने जाना है। आप देखिए, मैंने फौरी तौर पे नहीं क्यों कहा, वो इतना लंबा स्टैंडर्ड है वो यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर वाला, सारी अंग्रेजी बोलने के बाद कहता है एंड में रिस्पॉन्सिबल भाई तुम खुद ही हो। तो जब इतना सारा करने के बाद एंड में मैंने ही रिस्पॉन्सिबल होना है, तो फिर इधर उधर जाने का फायदा खुद ही कर लो। स्ट्रेट अवे मेरी अप्रोच है, यू मे अग्री और डिसअग्री। क्योंकि अगेन वो जो एफबीआर वाला बंदा वहां पे बैठा हुआ सारी की सारी टिकिंग कर रहा है, मतलब व्हाई शुड वी बी श्योर कि वो इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड है। मतलब वो एक और नई अनोखी में उसके अंदर पड़ गया ना, कि वो जो एफबीआर वाला बंदा है, मैं पहले उसकी इंटेग्रिटी और अनबायस्डनेस और उसका जो वगैरह वगैरह उसको डॉक्यूमेंट करूं, फिर उसको किधर से वेरीफाई करूं, और उसके बाद अगर कोई चीज निकल आई तो फिर एंड में जवाब दे मैं हूं क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। तो इफ आई वर यू, आई वुड हैव नॉट कंसर्न्ड हिम। ये नौकला के पर्सपेक्टिव में भी आता है ना। देखिए, मैं आपको से एक चीज बता रहा हूँ, आप बहुत सीनियर है, आपकी अपनी एक अप्रोच है। आपने मुझसे मेरा पूछा, मैंने आपको अपना बताया। मैं होता तो मैं ना करता। ये हर एंगेजमेंट पार्टनर का या हर फर्म का एक अपनी मेथोडोलॉजी होगी या उनका एक रिस्क होगा। अगर मैं होता तो मैं ना करता, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हमें से कंसिडर कर लेना चाहिए कि ये वो कैलकुलेटेड रिस्क है जो मैं लेने को तैयार हूँ, तो योर कॉल। बट इफ इट्स मी आई विल नॉट बी डूइंग दिस। हाँ, इसी को ना जरा ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे सर एक, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे क्यूसीआर के पर्सपेक्टिव में ना एक स्टिल आई हैव अ ग्लिच हियर कि जो स्टैट्यूटरी फाइलिंग है, एनी फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी फाइलिंग, दैट कुड बी एफबीआर, दैट कुड बी एनीथिंग, और रेगुलेटरी फाइलिंग,
ऑडिटर की रिलायंस उस पर कितनी होनी चाहिए, वो एज ऑडिट एविडेंस कितना काउंट करती है, और अगर ऑडिटर का ओपिनियन निकल जो बन रहा है वो उससे डिफरेंट है, तो हाउ मच डेप्थ ही शुड गो टू आई मीन इन्वेस्टिगेट दैट, एंड हाउ टू रिपोर्ट इन द ऑडिट ओपिनियन, आई मीन ऑडिट रिपोर्ट। ये एक चीज जो है ना, इसको जरा प्रॉब्ली लाल साहब का भी इसमें रोल होगा, आप तो अपना ओपिनियन दे दीजिए। एफबीआर को जब हम फाइल कर रहे I हैं, am talking about any of the regulatory report. That could be anybody. That could be a draft. That could be a draft report. That could be a cement industry report. That could be a sugar commissioner report. So that could be anything. देखिए किताबी जवाब के ऊपर अगर मैं चलूं तो सबसे पहले तो आपने लगाया टीओसी, आपने मैनेजमेंट की जो इंटेग्रिटी है आपने उसको चेक किया, आपने उसके बाद आइजा 315 के तहत जो अकाउंट्स फंक्शन था आपने उसको देखा कि ये लोग डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे कंसोलिडेट करते हैं, और इन 3 स्टेप्स के बाद वो आपको कहता है कि आप ये देखें कि बोर्ड की तरफ से कौन है जो कि ओवरसाइट एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कितनी ज्यादा है। इन सब के बाद आप इसको देखते हैं कि इसका फ्रॉड रिस्क कितना है, जिसके लिए आपने मैनेजमेंट डंप लेके देखा कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कितना है, और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो मैनेजमेंट है और जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है ये आपस में कितना सेपरेटेड है, और क्या किसी का प्रॉफिट रिलेटेड मोटिव तो नहीं है इस तरह के फिगर्स को फज करने का। अगर इन सारे जवाब आ जाते हैं तो फिर आप किसी हद तक कह सकते हैं हाँ मेरे रिस्क मिटिगेट हो गए हैं। अब आप जरा कम स्केप्टिकल होके भी उन चीजों को देख सकते हैं अगर आइजा 240 के तहत आपकी फ्रॉड की सारी कंसिडरेशंस मीट हो गई हैं तो। So if you feel with all that documentary trail, your risks have been covered, so you can look through it. लेकिन I don't want to actually get into any confrontational debate. मैं सिर्फ वैसे 1 मिनट के लिए कहता हूँ, खुदा ना खास्ता जो अभी बजट के अंदर 58C आया है, अगर वो अप्रूव हो जाता है खुदा ना खास्ता, और हमारे किए गए किसी भी ऑडिट के बाद एफबीआर कहते हैं कि तुम्हारे क्लाइंट ने सेल सप्रेस की थी या परचेज ओवरस्टेट की थी और सेल्स टैक्स की जो लायबिलिटी है वो ठीक तुमने डिस्क्लोज नहीं की, और वो आपकी ऑडिट फर्म को आगे एओबी पे रेफर कर दे, अगर आप उस रिपरकशन को सामने देखें, उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें इन सारी डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाय करना है, तो दिस इज आवर कॉल। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट क्योंकि मेरा ना टॉपिक है ना एम्बिट है और ना अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इन सारे इफ्स एंड बट्स के बाद आप उस एफबीआर वाले भाई के बनाए गए कागज को बेस करके आगे चलना चाह रहे हैं तो इट्स योर कॉल। मैं तो एज अ प्रोबेटिव एविडेंस के तौर पे लेके चलना चाहूँ, जस्ट टू देख कंपेयर। जरूर लें, बिल्कुल उसको ये जरूर देखें कि जो फाइल कर रहा है ये सही है या गलत है। ऑडिट मेरा एंड में मैंने रिपोर्ट इस पे देनी है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है किन 2 चीजों की बेस पे, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कंपनीज एक्ट। जो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर सुनने में आ रहा है कि पता नहीं क्या क्या चीज ऑडिटर की जिम्मेदारी में डाली जाएगी, जिसपे बहुत अरसे से बहुत सारी अथॉरिटीज इस चीज का इसरार कर रही थी कि जो टैक्सेशन है ये किसी कंपनी ने ठीक दी है कि नहीं दी, ये भी तुम ऑडिटर से सर्टिफाई करवाओ। खुदा ना खास्ता वो वाली चीज आ जाती है तो आप जरूर देखें, और अगर वो नहीं आती तो किसी चीज को एडिड लेने का फायदा। जिस तरह इसमें एएमएल सीएफटी के भी फैक्टर्स आ रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑडिट्स के लिए एएमएल सीएफटी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमारी सर्विस उसके बियॉन्ड है। हमने सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हुए ये देखना है कि जिन पार्टीज के साथ ये लोग काम कर रहे थे उनका नाम प्रोस्क्राइब लिस्ट के अंदर तो नहीं था। अगर वो नहीं था तो मेरी जिम्मेदारी खत्म है, क्योंकि मैं ख्याल जो सीए फर्म्स फॉर्म ए और बी फाइल करती हैं 31 जुलाई पे, उसमें ऑडिट सर्विसेज के एम्बिट में नहीं है। ओके, हम सब लोगों ने अभी अभी कंफर्म किया कि हमने टेक्सटाइल के ऑडिट किए हुए हैं, तो हमने कभी ना कभी इस तरह की कोई रिकॉन्सिलिएशन बनाई जरूर होगी, किसी भी शेप में बनाई हो, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती चीज की जरूर होगी। मेरा थोड़ा जरा एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है तो मैंने उसी टी अकाउंट शेप में इसको प्रेजेंट किया है। आगे आप इसको देख सकते हैं कि आप अपनी फर्म में अपने एतबार से इसको किस हद तक मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये देखें, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मेरे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर बेल्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 423, क्योंकि ये ओपनिंग है तो इसका स्टॉक काउंट मैं पिछले साल कर चुका हुआ हूंगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक में 540 बेल्स आ रही हैं ये मैंने इस साल की है, जिसपे सारे बच्चे और सारी टीम साइन करके आए थे, और मैनेजर से भी उनके पूछ के आए थे कि इतनी बेल्स पड़ी हैं, कोई अनडिस्क्लोज तो नहीं है। अच्छा, बस अब यहीं पे 2 मिनट रुक जाए।
जब ये दो चीजें मेरी लॉक हो गई तो फिर हुआ क्या, ये जो परचेज है ना 9260, इसके ऊपर आपने करना है टिका के कोरोबोरेटिव टेस्ट कि इतना मेरा माल जो सा है ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है। आप सेल्स टैक्स की रिटर्न के नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर लें, आप अपनी टेस्टिंग के थ्रू कंपेयर कर लें, आपने जो बिल्टियों की लिस्ट है आपने उसके साथ कंपेयर करना है, आप उसके साथ कंपेयर कर लें। डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन अगर आप पत्नी आपकी फर्म किस तरीके से प्लान कर रही है आप उसके जरिए करना है, उसके जरिए कर लें। लेकिन ये जो 9260 बेल्स आई है ना, ये आपने एक बारी टेस्ट कर ली। अब अगर आपका ओपनिंग, आपकी परचेज और आपका जो क्लोजिंग, ये तीन चीजें टाई अप हो जाती हैं, तो जो इशू टू प्रोडक्शन है ये बेसिकली आपका होगा बैलेंसिंग फिगर। इट शुड बी द बैलेंसिंग फिगर। ये कह देना कि दिस इज द बैलेंसिंग फिगर दुरुस्त है मैथमेटिकली, बट टेक्निकली अगर कंपनी अपने रिकॉर्ड से चीज आपको नहीं दे सकती तो कंपनी के अकाउंट्स की एक्यूरेसी पे आपका एक बड़ा अच्छे वाला रिजर्वेशन अराइज हो जाना चाहिए कि इनके अपने रिकॉर्ड में कंजम्पशन शीट के अंदर या जो भी जो 3 शिफ्टों की शीट्स बनती हैं वो मेरे टोटल इससे टाई क्यों नहीं करते। मैं 1 मिनट के लिए ज्यूम करता हूं कि टाई कर गए। अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिएगा, जैसे ऊपर वो कॉटन का था वैसे नीचे विस्कॉस का था, थोड़ा और इसे स्क्रॉल करें। वो कुछ अपना टेली वेली किया हुआ उसको छोड़ दे, अब बस यहां पे रुक जाए, ये यहां पे रुक जाए। अब जो ऊपर से इशू हुई थी कॉटन की और विस्कॉस की, वो मुझे यहां पे रिसीट्स में आ गई, वो 1430855 और नीचे 251,905। अब मेरा एक ओपनिंग विप भी पड़ा है जो मैंने पिछले साल कैलकुलेट किया था और पिछले साल की शीटों में मेरे पास मौजूद है, वो भी मेरा वहां पे आ गया। अब ये वाला जो आपका फिगर है 590 मिलियन का, ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नजर आ रहा है जो आपको अकाउंट से, क्योंकि देखिए हो सकता है, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आपके क्लाइंट ने आपको जो अकाउंट्स दिए हैं, अकाउंट्स देने के बाद आपको कह रहा है थोड़ी सी मेरी कॉस्टिंग में हेल्प कर दो। अच्छा अगर वो नहीं भी कह रहा है इस चीज को, तो जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि क्लाइंट के अकाउंट मिलने के बावजूद भी जो हमारी फर्म का लड़का होगा, मतलब जो भी सीनियर होगा, वो अपने अकाउंट्स खुद बना के देखेगा कि क्लाइंट के साथ टैली करते हैं कि नहीं करते। प्रेवलेंट प्रैक्टिस है बहुत सारी फर्म्स में। तो क्या करेगा आपने, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया, ये आपके कॉग्स में से आ गया। यहां पर इसने ना पैकिंग एक्सक्लूड की हुई है, वो इसलिए की हुई है क्योंकि पैकिंग मटेरियल नीचे जाना है फिनिश गुड के अंदर, क्योंकि तो पैक होगा तो तब निकलेगा। अभी तो मैं देख रहा हूं कि मेरी चीज बन कितने की रही है, मैंने क्वांटिटेटिव में इसको भी टैली कर लिया। अब जब मैंने इसको टैली कर लिया, यहां पर ये जो चीजें 4 फिगर्स आ रही हैं, ये वो गेम है जो कि क्लाइंट आपके साथ कर सकता है, जिसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि आपको क्या कॉस्ट फॉर्मूला का अंदाजा है। मैं एक चीज रात को सर्च कर रहा था, मुझे मिली नहीं, आप लोग नोट कर लें। एक पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन होती थी एनपीओ, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने ना बड़ा डिटेल में टेक्सटाइल के फॉर्मूले और पता नहीं क्या क्या कुछ निकाला हुआ था। वो अब वो स्क्रिप्ट होता है वो उस पर चली गई, तो मुझे उसे डाउनलोड करना नहीं आया, वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे। उसमें सारी परसेंटेजेस एंड फॉर्मूले टेक्सटाइल की हद तक दिए हुए हैं। अभी जो इनविजिबल वेस्ट है ना, ये वो होता है जो हवा में उड़ जाता है। आप जब कभी टेक्सटाइल मिल में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे वो जो लोग अपना वेस्ट इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनके कपड़ों पे, दाढ़ी में, बालों में रुई के इस तरह से गाले से लगे हुए होते हैं। यू कांट कंट्रोल इट। So that invisible waste sometimes is about half to maximum 1%. अब इधर आ गया वेस्ट। वेस्ट में आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, मैं प्योरली टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं क्योंकि टेक्सटाइल हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हर तरह की फर्म कर रही है, बाकी इंडस्ट्रीज का डिफरेंट हो सकता है। वेस्ट में देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आपने किस तरह की कॉटन यूज की, पाकिस्तानी कॉटन थी, इजिप्शियन कॉटन थी, अमेरिकन कॉटन थी, इंडियन कॉटन थी, ब्राजीलियन कॉटन थी। अच्छा आपने जो कॉटन यूज की उन कॉटन्स का मिक्स क्या था, कि इसमें 20% पाकिस्तानी डाल के 80% मैंने इजिप्शियन डाल के फिर निकाल ली। आपने जब वो कॉटन यूज की तो आपने उस कॉटन से जो यान बना रहे हैं वो आप कितने काउंट का बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब मोटा कपड़ा पहनते हैं तो जरा कम काउंट के धागे से बनता है, जो बहुत बारीक कपड़े होते हैं जिसके दुपट्टे वगैरह बनते हैं, दैट्स अ वेरी थिन, मतलब हाई काउंटेड कॉटन जो 86 सिंगल तक भी जा रहा होता है। किस तरह का वो बना, जितना आपका काउंट फाइन होता चला जाएगा उतना आपका वेस्ट ज्यादा होता चला जाएगा।
फिर आप देखेंगे कि किस तरह की मशीन के ऊपर बनी, जो सर ने बात की, जितनी पुरानी मशीनरी होगी वेस्टेज उतनी ज्यादा होगी। तो दिस इज द वेस्टेज दैट यू नीड टू वर्क आउट एंड यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि इस मशीन ने जो बनाया वो इतना ही बनाया कि नहीं बनाया। सो दैट इज द पॉइंट जहां पे आपका दिस 154 मिलियन, जहां पे आपका मैनेजमेंट एस्टिमेट लगेगा। ये आपने कैसे वर्कआउट करना है, तो दैट इज योर स्ट्रैटेजी। क्या आपने कैसे सेटिस्फाई होना है, दैट इज योर स्ट्रैटेजी। क्लोजिंग विप आ गया, ये आपने गिन लिया था। अब हम लोगों ने जब अपना सीए एंटर किया था तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने एक जो प्रोसेस अकाउंटिंग है वो भी पढ़ी होगी। प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर जब वो विप की बात करता है तो क्लैरिटी से बताता है कि दो मेथड होते हैं, या फाइफो बेस पे तुमने पहले ओपनिंग यूनिट बनाए होंगे, या तुमने क्या किया होगा कि एवरेज बेसिस के ऊपर सबको इकट्ठा चला दिया होगा। बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, लेकिन आप इसको देख के जब इसको भी विप की वर्किंग कर लेंगे आपका यार्न प्रोड्यूस आ जाएगा। अब ये जो यार्न प्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, ये 1503 का फिगर बस अपने ध्यान में रखें जो यार्न प्रोड्यूस हुआ है इस अकाउंट के बाद, 1503 956 किलो। नहीं नहीं, ऊपर करना है इसको। नीचे करना, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुके, थोड़ा सा ऊपर, बस ये, बस बस बस। अब जब आपने स्टॉक काउंट किया तो पिछले साल आपका जो ओपनिंग केजीज थे वो 3266 थे, ये 1503 है जो आपने इस साल प्रोड्यूस की हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये आपने स्टॉक काउंट पे गिन लिया है। इसका मतलब है कि अगर क्लाइंट का सारा डेटा कोरोबोरेटिवली ठीक है और उसने आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसकी जो सेल है वो 1503 केजी की होनी चाहिए। अब इस सेल को आपने वेरीफाई करना है। दिस मेथड इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर, नीदर इन आइजा नॉर इन आईएएस नॉर इज इट रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। जहां पे कहीं पे कॉस्ट ऑडिट्स होते हैं वो करते हो तो एक अलहदा चीज है, हमारे स्टैट्यूटरी में जरूरी नहीं है। लेकिन मसला ये कि जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर देखते हैं कि मैंने लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी किया है, तो उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन हुई। कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए सबसे साइंटिफिक मेथड यही हो सकता है, जिससे आप क्लाइंट को पकड़ सकें कि यार तू मुझे बता क्या रहा है और तेरे फिगर्स क्या कह रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेयर यू कम टू नो कि 1503 किलो इसकी प्रोडक्शन हुई है। अब अगर सेल्स टैक्स रिकॉर्ड इसके साथ टैली नहीं करता तो नाउ यू कैन कैश द क्लाइंट। तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। अगर आप ओके प्रेजेंटेशन, बल्कि shall we need to see the working papers? I'm actually running off time. Okay, आप प्रेजेंटेशन पे आ जाएं, there's one more last slide to go. जी, अब हाँ, I'll give it. स्टैंडर्ड बेस की बनाई हुई है तो मैं ख्याल इसका कुछ वहां के कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। या हाँ, बट ठीक है, थैंक यू। This is, I think, one of the last slides that I wanted to show. When we used to be auditors, this is a very old slide, or this is a very old thing that I've extracted from my repository. आप जब किसी जगह पर जाएं, आप उस प्रोसेस को देखें, उस प्रोसेस को देख के प्लीज उसे मिनटाइज करें कि मैं जिस जगह पे स्टॉक काउंट करने गया हूं वहां पे चल क्या रहा है। जब तक आप ये वाला सारा काम नहीं करेंगे, जो आप क्वांटिटेटिव अकाउंट में आपने वेस्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो आपके वेस्टेजेस कैलकुलेट नहीं होंगे, आप असली प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो एक सिंपली ये एक पुराना वर्किंग पेपर है कि मिक्सिंग में जहां पे कॉटन मिक्स होती है, फिर ब्लो रूम में जहां उसकी वो कॉटन को धनकते हैं, वो वी ब्लो इट अवे, फिर कार्डिंग, ड्राइंग, सिंप्लेक्स रिंग इसमें किस किस तरीके से जाता है, फिर बॉबिन्स पे कैसे चढ़ता है, ऑटो कोन, एंड देन एंड में कैसे पैक होता है।
बट इन ऑल द थ्री यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि इनपुट क्या है, उसमें प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर आपका वेस्ट एट डिफरेंट एरियाज वो अच्छे कीमत पे सेल हो सकता है और वो सेल होता भी है। तो इस पे आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने प्रोसेस को बेसिकली डॉक्यूमेंट कैसे किया है। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग पेपर्स कि मैंने भी इस तरीके से मैं गया एंड दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। It was then from my side. If there are any questions, you're more than welcome. जी, सर को थोड़ा सा गाइड करने सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। कौन सी रिक्वायरमेंट? सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग ISO 2 इन्वेंट्री। सस्टेनेबिलिटी की जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है ना, ओके, एक मिनट सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट रेलेवेंट। मैं वैसे आपको बता दें तो अभी दो स्टैंडर्ड्स आए हैं, IFRS S1 एंड IFRS S2। वो जो आपको जिन डिस्क्लोजर्स की बात कर रहा है उसमें जो अभी हम सप्लाई चेन है उसको हम लेके नहीं आए। उसके लिए जो पीछे दूसरे आपके फ्रेमवर्क्स हैं आप उसको देखें। ये अभी मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ये नहीं है। सप्लाई चेन के जब स्टैंडर्ड्स आएंगे फिर उसकी कोई रिक्वायरमेंट बनेगी, अभी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। Relating to ISA or IES, if there's anything, or any audit procedure, if there is anything. Okay. Thank you once again. अस्सलाम वालेकुम जी मेरा क्वेश्चन आंसर है फैसलाबाद से। Yes, you may ask your question. जी ये जो इनका जो कल का वाला था प्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड था कि अगर एक कंपनी जो है वो उसका मेन बिजनेस है कि वो बिल्डिंग बना के रेंट पे देती है, तो उसकी एसेट्स जो हैं वो क्या वो एसेट्स अवेलेबल फॉर रेंट के हेड में आएंगे या ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे? Can you please repeat your question? ये कि एक कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग बना के रेंट पे देती है, उसका जो मेन अर्निंग है वो रेंटल इनकम है, तो उसके एसेट्स जो हैं क्या वो अवेलेबल फॉर रेंट के हेड में डिक्लेयर होंगे या ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स में होंगे? वो क्योंकि रेंट पे सारी इनकम जनरेट कर रही है और उससे पे तमाम एसेट्स भी रेंट पे दिए हैं, तो एसेट्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने चाहिए, पीपी में नहीं जाने चाहिए। इससे मेरा ख्याल है अगर आप स्टैंडर्ड को देखें तो जो फुल सूट IFRS है वो तो इससे बड़ा क्लियर है, लेकिन अगर आप IFRS फॉर SME में देखें तो उसमें कहते हैं कि अगर आपकी कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशन है और आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसे तमाम एसेट्स को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शो कर दें। उसमें थोड़ी सी अभी एक्सेप्शन है IFRS फॉर SME के अंदर। नहीं, उसके है ही सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, वो दूसरे एसेट है ही कोई नहीं। टोटल उसका बिजनेस ही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे आज के हवाले से है कि आपने जो अभी बात की है कि भी हमारे जो रिकन्सिलिएशन है उसके हिसाब से स्टॉक और आ रहा है और सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक और आ रहा है, तो उसमें ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो जरा आपने प्रॉपर्ली क्लियर नहीं किया। देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो बुक्स के हवाले से है। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न में आपने जो चीजें शो की हैं, सपोज करें आपने वो सेल्स एंड परचेज कम शो की है या ज्यादा शो की और आपकी बुक्स में क्या है, तो आपका जो पहला ओपिनियन है वो आपका पहला ओपिनियन बेसिकली जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रोवाइड की गई हैं उसके ऊपर है, क्योंकि ये एक आइजा बेस्ड ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जहां जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको दी गई हैं आप उनकी ट्रूथ एंड फेयरफुलनेस के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। ये जो आपके डिफरेंसेस निकल रहे हैं कि उनकी सेल्स टैक्स ठीक नहीं है या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा मुनासिब तरीका है वो ये है कि आप बोर्ड लेटर में बोर्ड को बताएं कि आपकी इन रिटर्न्स के अंदर ये प्रॉब्लम है और ये पीनल एक्शन आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। आप बोर्ड लेटर में उसे कवर कर दें। पहला मेरा प्लेन ओपिनियन तो ये बनता है कि रिपोर्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थैंक यू। थैंक यू जी।
और जब हम सेशन 4 से नीचे करते हैं तो बाद का टेस्ट होता है कि माइक्रो स्टॉक्स की जो प्लेस पोजीशन में पैरिटी करेंगे इस स्टेज में क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को ऑपरेट वैलिडेट करता है। बेसिकली इसके अंदर ना आपने मुकद्दम को फिर इंगेज करना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत पहले मैंने कभी किसी जगह पर देखा कि बाहर तो ताला लगा हुआ था लेकिन अंदर एक दरवाजा खुला था जिसके जरिए स्टॉक की बड़ी फ्री मूवमेंट चल रही थी। तो ये गलत प्रैक्टिस है। हम अज्यूम करते हैं कि प्रैक्टिकली एक अच्छे वाली कंपनी है, उसका अच्छे वाला बॉन्डेड स्टॉक है जिस पे प्रॉपरली मुकद्दम बैठा हुआ है, उसके पास ही ताला और चाबी है और उसके अंदर फ्री मूवमेंट अवेलेबल नहीं है। देन बेसिकली यू विल हैव टू एंगेज द मुकद्दम, वो जो बैंक का है, और उसको बताएं कि मैं इस तरीके से प्रोसेस पे आया हूँ तो तुम मुझे अपना स्टॉक काउंट करवा दो कि ये क्या है। अगर 2 मिनट की बात है कि फिर भी आपको लग रहा है कि जो मुकद्दम भी आपको हाथ पकड़ाई नहीं दे रहा, तो आप जो अपनी बैंक कॉन्फर्मेशन है उसके अंदर स्पेसिफिकली इसको कंफर्म करवाएं कि मैं आपने इतना लोन दिया हुआ है, इस लोन के एवज आपने इतना स्टॉक प्लेज करवाया हुआ है, आपके जो अपनी मुकद्दम की रिपोर्ट्स हैं वो मुझे दे दें। क्योंकि अगर आप ऑडिट के हवाले से देखें तो आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि कंपनी ने बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसके एवज जो सामान प्लेज करवाया है जिसपे कि बैंक वाला खुद बैठा हुआ है, अगर वो खुद उस चीज को मान रहा है कि हाँ इतना स्टॉक मेरे पास है, ये मेरी उसके अंदर है और मैं इसको इशू भी नहीं कर रहा, तो बेसिकली आपका रिस्क कवर हो जाता है थ्रू एन इंडिपेंडेंट प्रोसीजर। हाँ आप इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है कि इसके ऊपर स्टिल अगर आपको लगता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसका 40% इन्वेंट्री ऑफ द टोटल नेट एसेट्स है, उस 40 के अंदर 40 का 40 सारे का सारा आपका क्या बोलते हैं प्लेज हुआ है, और उसके अंदर भी आपको लग रहा है कि सिवाय इस कॉन्फर्मेशन की कोई ऐसी चीज नहीं है, और आपको फिर भी एक गट फीलिंग आ रही है कि मैंने जो टीओसी लगाए हैं उसके तहत मुझे कुछ करना चाहिए, तो मे बी यू कैन लुक इनटू एम्फसाइजिंग योर रिपोर्ट। दैट वुड स्टिल बी एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बट स्टिल यू विल बी ड्राइंग अटेंशन कि ये स्टॉक है और ये उसके अंदर पड़ा है। बट मैंने अगेन इसकी कहीं पे एग्जाम्पल देखी नहीं है इस तरह जिस पे मुकद्दम वाले स्टॉक को किसी ने एम्फसाइज किया हो। I have taken this information, but the point is कि मैं उस स्टॉक को उसके ऊपर कैसे देखें आप जब उधर गए थे, आपने ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करने, आप प्रेडिसेसर ऑडिटर के पास गए थे, आपने उसकी फाइल देखी थी, आयजा आपको कहता है कि तुम उससे जाओ, उससे कोऑर्डिनेट करो, अव्वल तो वो तुम्हें दे देगा चीजें, और अगर वो नहीं देता देन यू नीड टू ड्रॉ योर प्रोसीजर्स योरसेल्फ। इस सूरत में आप देखें कि आपकी कंपनी का जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं उनके कंट्रोल्स कैसे वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर आपका कोई दो ओपिनियन नहीं है, वो आपने देख लिया है। आपका जो ड्यूरिंग द ईयर की परचेज है वो आपने देख लिया है। अब इसमें दो वेरिएबल बच गए, एक ओपनिंग स्टॉक और एक आपकी कंजम्पशन। यहाँ यू विल हैव टू सी कि आप इन दोनों में से किसी एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप किसी एक चीज को वेरीफाई करेंगे तो दूसरे के करीब पहुंच जाएंगे। कुछ आपको यहाँ पे जो अपनी सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर है, मैं एनालिटिकल की बात नहीं कर रहा, टेस्ट ऑफ डिटेल की बात कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। environmental condition, yeah, sky certificate के बाद दोनों के environmental condition करते हैं। तो फाइट इसके इतने में एडिशन हो रही है पे रहे हो उससे हमारी टेस्टिंग की पड़ रही है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इससे क्या क्या रिस्क राइज हो सकती है उसको इस तरह। जब हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, उसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आप अदर इन्फॉर्मेशन को भी वेरीफाई करें, क्योंकि आपको अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी अपना ओपिनियन देना है जो 720 के तहत है।
इसका सबसे आसान तरीका ये कि जो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ के देखें कि पिछले साल की आउटलुक में उन्होंने क्या दिया था और पिछले साल की आउटलुक बता के उन्होंने क्या कहा था कि इनका केपेक्स का प्लान क्या है। और अगर ये आपकी एक लिस्टेड कंपनी है तो उसने ये एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को भी दी होगी। अब अगर उसकी बोर्ड रेजोल्यूशंस पूरी हैं, एजीएम में उसके अप्रूवल पूरे हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक नेचर के तौर पे मिसाल के तौर पे अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर रही है फॉर सम फ्यूचर ईयर्स, जो कि उसकी इंडिपेंडेंट चेयरमैन रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट दोनों में आ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी है, तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रेल पूरा हो जाता है। अब सिर्फ ये चीज़ बच जाती है कि यार तुम एक चीज़ बनाते चले जा रहे हो, कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हो, तुम्हारी सेल में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा? तो दैट इज समथिंग विच यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट। लेकिन आपका ऑडिट की ट्रेल अगर ये 4-5 चीजें पूरी हो जाती हैं तो आपका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपका पूरा हो जाता है। Is it all? Hello. Sir, a question. सर इस तरफ जी सर, क्लाइंट ने ग्रेड फैब्रिक अपना आउटसोर्स किया था डाइंग के लिए, तो वहाँ पर हमने कुछ स्टॉक की क्वांटिटी को वेरीफाई कर लिया फिजिकली, और कुछ एक केस में हमें क्लाइंट ने कहा, जो थर्ड पार्टी स्टॉक जहाँ पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी आपका स्टॉक हमने डाइंग को इशू किया हुआ और डाइंग मशीन्स के अंदर है, और बिन कार्ड्स के अंदर उन्होंने हमें दिखा दिया कि ये क्वांटिटी हमने इशू की और अपने इशुएंस रजिस्टर से भी हमें वेरीफाई करवा दी। लेकिन बकौल उनके कि अगर हम उसे अभी मशीन को ओपन करके नहीं दिखा सकते क्योंकि उससे उसका शेड ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम वेरिफिकेशन के दौरान कोरोबरेटिव और सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस कैसे लेंगे? वो मशीनें आपके पास अपने पड़ी हुई हैं कि किसी और, वो भी थर्ड पार्टी पे नहीं है? सर, वो थर्ड पार्टी के। अच्छा, उसमें फिर आप देखें कि ये स्टॉक आपके लिए कितना मटेरियल है। मिसाल के तौर पे पूरे स्टॉक का सिर्फ 2% है जो आपने उसको डाइंग के लिए आउटसाइड किया है, तो शायद आप उसको इतना कंसिडर ना करें। लेकिन अगर वो एक डाइंग एंड फिनिशिंग कंपनी है जिसके पास के ऐसा उसने आउटसोर्स किया और उसका 20 से 25% स्टॉक उधर गया हुआ है, तो फिर आपको अपने स्टॉक काउंट ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर्स के अंदर इसको जरूर लेके आना है। और अगर इस वक्त आप मशीनें भी खोल के नहीं देख सकते तो कम से कम आपका जो गेट आउटवर्ड पास था जिसके जरिए वो माल गया, उस कंपनी जो डाई कर रही है उसकी कॉन्फर्मेशन कि इनका ये चीज मेरे पास आई हुई है। और स्टॉक ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे कि जब वो डाई होकर वापस दोबारा मेरे पास आया है तो मेरा गेट इनवर्ड पास किधर है, और उस वक्त मुझे ऑब्जर्व करवा दें कि सब्सिक्वेंटली मेरे पास आ गया है। क्योंकि डाइंग का भी पूरा प्रोसेस 5 से 7 दिन ही लेगा, तो 7 दिन के बाद उसको दोबारा वेरीफाई कर लें। ठीक है सर, थैंक यू।